राधे कृष्णा दोस्तों अब तक हम एंशियंट हिस्ट्री में मगध साम्राज्य की सातों राजवंशों की चर्चा कर चुके हैं। अब हम उसके आगे जो अन्य बाहरी शासक हैं जैसे कि शक, कुषाण, पार्थियन और इंडो ग्रीक्स, इनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि मगध साम्राज्य पर सातों राजवंशों के बाद अब मगध काफ़ी संकुचित हो चुका था। उसका शासन काफ़ी सीमित रह चुका था, जिसके चलते अब बाहरी शासकों की नज़र उस पर थी, जिनमें कि सबसे पहले जो आए थे वो इंडो ग्रीक्स आए थे। ये सबसे पहले बाहरी शासकों में से एक माने जाते हैं, जो कि हिंदू कुश पर्वत को पार करके और ये मगध की तरफ बढ़ रहे थे, जिससे ये माना जाता है कि इंडो ग्रीक्स बैक्टीरियंस के शासक थे। यानी कि ये पहले ऐसे बाहरी शासक पहले थे जो कि बाहर से आ रहे थे, यानी कि और भी आए थे बाहर से, जिनमें इंडो ग्रीक्स को हम पहला मानते हैं। इनके जो सबसे पहले आने का जो मिलता है इनको क्रेडिट, वो ये कि इन्होंने भारत में पहली बार आके सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्कों का चलन इन्हीं ने शुरू करा था, जिस पे कि उन सिक्कों पर राजा के चित्र और नाम छपे होते थे। और हेलेनिस्टिक जो कला है, मतलब यूनानी शैली की कला, इन्हीं की देन है, जिसमें कि उस कला की जो छाप है वो गांधार कला शैली में देखने को मिलती है। और इनके जो पहले प्रसिद्ध शासक थे वो मिनांडर, जिसे मिलिंद भी कहते हैं, ये इनके प्रसिद्ध शासक में से थे। इनका ही मिलिंद पन्हो, जो जिनमें कि जो एक पुस्तक थी, चर्चित पुस्तक थी, जिसमें कि बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिलिंदर के संवाद थे, उसमें लिखा हुआ था। इंडो ग्रीक्स के बाद फिर अगले जो बाहरी शासक थे वो थे शक, जिसे सिंधियाज भी कहा जाता था। इनकी भारत में 5 प्रमुख शाखाएं थी, जो कि भारत में अलग अलग हिस्सों में ये शाखाएं थीं। पश्चिम भारत में इनकी जो शाखा थी वो शक्तिशाली शाखा थी, जिसमें कि प्रसिद्ध जो शासक थे इनके वो थे रुद्रदामन फर्स्ट, जो कि जूनागढ़ अभिलेख में भी उनका चर्चा ये माना जाता है। इनका शासन 4वीं सदी तक चला। उसके बाद गुप्त वंश के जो शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनको हराया, रुद्रदामन फर्स्ट को, और वहीं से माना जाता है शक की जो वंश है उनका पतन शुरू हो जाता है। ये भी माना जाता है कि 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के जो प्रसिद्ध शासक थे विक्रमादित्य, उन्होंने शकों को हराया और शकों को हरा के उनको विक्रम संवत की वहाँ पर शुरुआत की। शकों के बाद उत्तर पश्चिम में फिर पार्थियंस आए, जिनको पहलव भी कहा गया। पहलवों का जो शासन है वो उतना ही माना जाता है जितना शकों का था। उनके जो प्रसिद्ध शासक थे वो गोंडो फर्निस थे, यानी कि इनके प्रसिद्ध शासक गोंडो फर्निस को माना जाता है। और माना जाता है कि इन्हीं के समय में जो ईसाई संत थे थॉमस, वो भारत में आए, जिनमें उन्होंने बहुत से ईसाई धर्म से संबंधित कार्य किए। फिर उसके बाद जो अगले शासक थे वो थे कुषाण, जिनका जो शासन था वो 1 से 3 सदी तक चला। उनको यूची या तचार्यन भी कहा जाता था। इनकी पहली राजधानी पुरुषपुर, यानी अब के समय में हम देखें तो पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है, और दूसरी राजधानी मथुरा को मानी जाती है। और इनके जो सबसे महान शासक थे वो कनिष्क को माना जाता है। उनको जो उपाधि मिली हुई थी वो थे देवपुत्र। देवपुत्र का मतलब होता है ईश्वर का पुत्र।
उन्हीं के समय में बौद्ध संगीति, जो चौथी बौद्ध संगीति थी, वो आयोजित हुई, जिसमें कि उस बौद्ध संगीति में महायान बौद्ध धर्म का जो संकलन था उसको अंतिम रूप दिया गया। और इनमें जो इसका इम्पोर्टेंट जो उसकी बात थी वो ये थी कि जो उनका शासन था वो सेंट्रल एशिया से मथुरा तक फैला हुआ था, जिसमें कि उनका एक हिस्सा सिल्क रूट पर भी आता था, यानी कि उनके ही कंट्रोल में था सिल्क रूट, जिसे रेशम मार्ग भी कहा जाता था। उस रेशम मार्ग में बहुत सारे फायदे कनिष्क को होते गए, उनके शासन को होते रहे, और क्योंकि उस सिल्क रूट से व्यापार संस्कृति का आदान प्रदान होता रहता था, भारतीय समाज और संस्कृति पर भी उसका काफ़ी गहरा असर पड़ा। कुषाणों ने सोने की सबसे शुद्ध सिक्कों का चलन शुरू किया, यानी कि भारत में कनिष्कों ने ही सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्कों का चलन शुरू किया। इसके अलावा भारतीय समाज में बहुत सारी जो बदलाव थे, बहुत सारी संस्कृति थी, वो उन्हीं की देन थी, जैसे कि पगड़ी पहनना, पतलून पहनना, लंबा कोट, इसके अलावा घुड़सवारी में अच्छी लगाम, जीन, ये सब उन्होंने ही प्रयोग शुरू किया था। शासन के लिए क्षत्र प्रणाली का मतलब होता है प्रांतों में सैन्य गवर्नर नियुक्त करना, उन्होंने ही अपनाया था। विज्ञान के क्षेत्र में जो महान आयुर्वेदिक ज्ञाता थे चरक और शल्य चिकित्सा के जानकार सुश्रुत कनिष्क के ही समकालीन माने जाते हैं। इसके अलावा साहित्य में भी उन्होंने उनके काल में अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र जैसे बड़े और महान बौद्ध धर्म विद्वान भी रहे थे। इसके अलावा अगर कला क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ पर गांधार शैली और मथुरा शैली देखने को मिलती थी। वास्तविक में गांधार शैली में रोमन प्रभाव देखने को मिलता था और मथुरा शैली में स्वदेशी प्रभाव देखने को मिलता था। भले ही इस काल में राजनीतिक बिखराव था, परंतु संस्कृति का अच्छा खासा तालमेल था, क्योंकि बाहरी जो शासक थे या बाहरी व्यापार का आना लाना ले जाना, रोमन संस्कृति का यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को मिलता था। तो जिससे पता चलता है कि भले ही इस काल में राजनीतिक बिखराव था, लेकिन सांस्कृतिक विरासत यहाँ पर अच्छी खासी थी, जिससे कि भारतीय सभ्यता को एक नई दिशा मिल रही थी। नई संस्कृतियाँ यहाँ पर रच बस रही थी, नई एक कल्चर यहाँ पे डेवलप हो रहा था। भले ही जो पॉलिटिकल या राजनीतिक जो संबंध हैं या राजनीतिक बिखराव चल रहा था, राजनीतिक गठबंधन ऊपर नीचे था, वो अच्छे से नहीं चल रहा था, लेकिन सांस्कृतिक विरासत फल फूल रही थी। विदेशी संस्कृति यहाँ पर अच्छे से फल फूल रही थी, जिससे जो गुप्त काल की जो नींव है वो यहाँ से रखना शुरू हो गई थी। अब इसके दूसरे पहलू को अगर हम देखें तो अब दूसरी तरफ हम जाएं, दक्षिण की तरफ, तो वहाँ चल रहा था संगम काल। दक्षिण भारत का काल भी जिसे कहा जाता है, और ख़ास करके ये क्षेत्र पड़ता था तमिलनाडु का, जिनमें 3 महत्वपूर्ण राज्य थे, पांड्या, चेर, चोल, जिनमें कि सबसे पहले हम बात करते हैं पांड्य की, जो कि दक्षिणी तमिलनाडु में ये राज्य था और जिसकी जो राजधानी थी वो मदुरई थी, जिनमें जो महान यूनानी जो राजदूत थे मेगास्थनीज, उसकी चर्चा उन्होंने अपनी पुस्तक में भी की थी। इसके अलावा पांड्य राज्य में मोतियों के लिए उसको प्रसिद्ध माना जाता था, पांड्य राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता था। रोम राज्य के जो साथ उसका व्यापार था उसके सबूत
उसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। और इस समय में, इस काल में जो बंदरगाह सबसे ज़्यादा इस्तेमाल, व्यापार में इस्तेमाल होता था, वो था कोरकोई बंदरगाह, क्योंकि इस क्षेत्र से रोमन सिक्के साक्ष्य के रूप में मिलते हैं। पांड्य राजाओं ने बड़े बड़े कवियों की सभाएं बुलाईं, जिसे संगम भी कहा जाता था। आयोजित की बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित की थी, जिसमें कि बड़े बड़े तमिल जो कला क्षेत्र में जो व्यक्ति थे वो उस सभा में शामिल हुए। इसको हम संगम भी कहते थे। समाज में अलग अलग वर्ग विभाजित थे, जैसे शासक वर्ग को अरसर कहा जाता था, अमीर किसान वेलालर कहा जाते थे, और निचले तबके को कड़ेसियर कहा जाता था। इसमें जो ये बात की जाती है कि पांड्यों के उत्तर पूर्व के थोड़ा ऊपर चलकर जो कावेरी नदी का जो डेल्टा है, उस क्षेत्र को उपजाऊ माना जाता था, और वहीं पर चोलों का राज था। यानी कि अगले जो हम बात कर रहे हैं राज्य की, वो चोल की बात कर रहे हैं, जिनमें कि उरियूर और पुहार कावेरी पट्टनम कहते हैं। इसकी राजधानी थी कावेरी पट्टनम। चोलों का नाम शायद सूती कपड़ों के व्यापार पर पड़ा था, क्योंकि उनका जो मुख्य कार्य था वो व्यापार था, और वो सूती कपड़ों का व्यापार करते थे। इनके राजाओं में करिकाल प्रसिद्ध शासक थे। प्रसिद्ध शासक के रूप में करिकाल को माना जाता है। कलिकाल ने ही वेणी की लड़ाई लड़ी और चोल शक्ति को बढ़ाया था। इनका जो प्रमुख चिन्ह था वो बाघ था। अब हम अगली जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं चेर की। चेर, जिनमें कि आधुनिक अगर अब के समय में हम बात करें तो वो क्षेत्र पड़ता है केरल और तमिलनाडु का, जिसमें कि उनकी राजधानी थी वंजी या करवूर। इसमें ये कहा जाता है कि चेरों का जो संबंध था वो रोम से बहुत अच्छा संबंध था। उनसे व्यापार के संबंध अच्छे थे, और उस समय में जो उनके प्रमुख बंदरगाह थे वो मुजरिस और थोंडी था। इनके समय में जो रोमन देवता थे अगस्तस यहाँ पर आए थे। उनका मंदिर भी, यानी रोमन देवता अगस्तस का मंदिर भी था। इनका जो राज चिन्ह था वो धनुष बाण था। चेरों के जो प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं वो सिनगुट टुवन, यानी इनको हम लाल चेर या भला चेर भी कहते थे। उन्होंने एक अनोखी पूजा शुरू की जो थी पत्तिनी पूजा। पत्तिनी पूजा के बारे में कहा जाता है कि इसमें कनंगी नाम की एक पतिव्रता स्त्री को देवी मानकर पूजा जाता था। जैसे कि हिंदू धर्म में सती की पूजा होती है, उसी तरीके से सतित्व की देवी के रूप में उनको पूजा जाता था। साहित्य संगम की बात करें तो यहाँ पे साहित्य संगम समृद्ध था और 2 हिस्सों में बटा हुआ था। 2 हिस्से इसको देखने को मिलते हैं। पहला है कथात्मक या वर्णनात्मक, और दूसरा है उपदेशात्मक साहित्य। इसमें जो पहला है यानी कथात्मक, उसको मेल कनुक भी कहा जाता है, और उसमें 18 प्रमुख रचनाएं कविताएं जैसी रूप में होती थी। और जो हमारा उपदेशात्मक साहित्य था उसको किल कुनुक कहते थे, और उसमें 18 रचनाएं छोटी नीति वाली होती थी, यानी कि छोटी कविताएं के रूप में वो उसमें होती थी। इसकी जो प्रमुख साहित्य थे यानी संगम साहित्य के जो मुख्य विषय थे वो अहम, जिसमें अंदरूनी बातें लिखी होती थी। अंदरूनी बातें जैसे कि प्यार, निजी भावनाएं, प्रेम एक्सेट्रा इत्यादि, इस तरीके की उसमें जिक्र था। और दूसरा था पुरम, जिसमें बाहरी दुनिया की बातें लिखी होती थी, जैसे युद्ध, वीरता, राजाओं की प्रशंसा इत्यादि। इसी में एतुतगाई एक तरीके का संग्रह था जिसमें 8 संकलन थे, और पत्तू पाटू जिसमें 10 तरह के
10 तरह के गीतों का संग्रह था। और जो इसके महत्वपूर्ण ग्रंथ था वो था तोल्काप्पियम। ये बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तोल्काप्पियम ये इसी उसका माना जाता है, तमिल संगम में ही माना जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा चेर, चोल और पांड्य भी समाप्त होता है। संगम साहित्य की हमने पूर्ण कर लिया है अध्याय। अब अगली वीडियो में हम कुछ टॉपिक लेकर आएंगे। अब तक के लिए आशा करती हूँ आपको कंटेंट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको आगे शेयर कीजिए और इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बांटिए। धन्यवाद।